दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकर्स चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग एलटी ग्रेड एग्जाम, जीआईसी लेक्चरर एग्जाम और जीडीसी एग्जाम के लिए जीएस के प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, एलटी ग्रेड एग्जाम के पहले चरण की शुरुआत होने में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है और जीएस को लेकर आपकी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी। हमने भी जो आश्वासन दिया है उस पर हम खरे नहीं उतरे और रेगुलर आपको वीडियो नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी अभी बहुत समय बचा हुआ जीएस को तैयार करने के लिए। और जीएस में आपको करना कितना है, जितना हमने बताया था 20 से 25 प्रश्न आपको जीएस में करने हैं और अगर आपने इतना प्रश्न कर लिया तो 100% आपको प्री परीक्षा पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इतने प्रश्नों को करेंगे कैसे? तो देखिए, हमने एक पूरी सीरीज तैयार की है। जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन में जिनको मैंने पढ़ाया था, उनको पता है कि मैं किस तरह से प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं। देखिए, मैंने 30 प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है, ठीक है। एक पेपर में 30 प्रश्न रहेंगे, तो 30 प्रश्नों की इस सीरीज के द्वारा हम आपको पूरा विषय पढ़ाने का प्रयास करेंगे, कम से कम समय में पढ़ाने का प्रयास करेंगे और 1 महीने के से कम समय में आप 20 से 25 प्रश्न जीएस के करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, ये हाइपरबोलिक बात नहीं है, बहुत आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा में बैठते हैं तो 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होते हैं जो बहुत आसान प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत आसान प्रकृति के होते हैं, और दूसरे तरह के जो प्रश्न होते हैं वह बहुत कठिन प्रकृति के होते हैं। देखिए, अगर आप बहुत आसान प्रकृति के प्रश्नों को सही कर ले जाते हैं तो उस परीक्षा में आप 60 से 65% नंबर अपने आप गेन कर लेते हैं। अगर आपने बहुत कठिन प्रश्नों को बिल्कुल स्किप कर दिया है, छोड़ दिया है, नहीं सॉल्व किया है, उस स्थिति में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत आसान प्रश्नों के साथ साथ कठिन प्रश्नों को भी सॉल्व कर ले जाते हैं तो 80 से 90% जो है 80 से 90% प्रश्नों को करने की क्षमता आप हासिल कर पाते हैं। देखिए, आप परीक्षा से बाहर तब होते हैं जब आप बहुत आसान प्रश्नों को गलत कर देते हैं। कठिन प्रश्नों को गलत करने से आपकी परीक्षा के परिणाम पे आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए, दोनों तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हुए चलेंगे और जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रश्नों को बनाता है, चैप्टर वाइज प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। जो पूछने का तरीका है उसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। अब देखिए, आज मैं भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने भारत के भूगोल के लिए न तो महेश बर्नवाल की किताब पढ़ी है, न ही डीआर खुल्लर की किताब पढ़ी है, न ही एनसीईआरटी की किताब पढ़ी है, और यहाँ तक कि आपने कभी लूसेंट भी नहीं पढ़ा है। आपको जियोग्राफी बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जियोग्राफी से अगर 3 से 4 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल सही करना है। तो मैं तो मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल शून्य हैं, आपको जीएस बिल्कुल नहीं आता। आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। यहाँ से इसकी शुरुआत करते हैं। जितना मैं आपको बताता जाऊँगा उतना आप करते जाइएगा और हर प्रश्न के पीछे मैं आपको इतनी बातें बता दूंगा कि अगर लोक सेवा आयोग अपनी आदत के अनुसार थोड़ा सा इधर उधर प्रश्नों को करता है तो आप उस हिस्से से भी प्रश्न कर पाएंगे और आपके दिमाग से ये बात खत्म हो जाएगी कि आपने किसी स्तरीय बुक का अध्ययन नहीं किया है या स्तरीय पुस्तक का अध्ययन नहीं किया है। तो आप निश्चिंत होइए, हमारे साथ बने रहिए। दिन भर में केवल 2 घंटे आप दीजिए हमारे जीएस के लिए, बाकी आप सब्जेक्ट दिन भर पढ़ते रहिए। 22 घंटे आपके लिए हैं, सब्जेक्ट पढ़िए, सिर्फ 2 घंटे जीएस पढ़िए और एलटी ग्रेड पहले चरण के एग्जाम से पहले ही आपको जीएस के लिए मैं इतना तैयार कर दूंगा कि आप 20 से 25 प्रश्नों तक कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जो भी वीडियो जिस भी विषय की आपको मिल रही है वो लगातार पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, ध्यान से पूरी वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि किसी भी प्रश्न की जो व्याख्या मैं करता हूं वह भी एक प्रश्न का ही आंसर होता है। उससे संबंधित और जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न जो इस पीडीएफ में नहीं होंगे लेकिन लोक सेवा आयोग ने कभी पूछा होगा या किसी भी परीक्षा में पूछा गया होगा, तो उसको ध्यान से जब सुनेंगे तो उन प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाएंगे और वहां से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं तो उसे भी नोट करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। सिर्फ 2 घंटा जीएस को देना है, बाकी आप 25 प्रश्न तक कर पाएंगे। निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत समय बचा हुआ जीएस के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत ज़्यादा वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जितना बताते चलेंगे सिर्फ उतना पढ़ते चलिएगा, जीएस तैयार हो जाएगा 100%। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है भारतवर्ष आकार में विश्व का चौथा देश है। ठीक है, मतलब आकार की दृष्टि से भारत का जो आकार है वह विश्व में किस स्थान पे है? तो ऑप्शन ए है 5वां सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन बी है 6ठा सबसे बड़ा देश है, ऑप्शन सी है 7वां सबसे बड़ा देश है और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब आपके मन में होगा कि अगर भारत आकार में 7वां सबसे बड़ा देश है तो भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं?
तो वास्तव में जो भारत से बड़े देश हैं, तो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का, वह है रसिया, यानी रूस नंबर 1 पे है। उसके बाद कनाडा का स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद आता है अमेरिका का स्थान, तीसरा देश है क्षेत्रफल के मामले में। चौथे स्थान पे है चाइना का स्थान, चौथे स्थान पे है चीन, पाँचवें स्थान पे है ब्राज़ील और छठवें स्थान पे है ऑस्ट्रेलिया। तो इतने देशों के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। 7वां देश कौन सा है? भारत। ठीक है, और भारत का जो है दुनिया भर का जो स्थल मंडल है उसके कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा भारत 2.4% हिस्से पर भारत बसा हुआ है। तो इसे ध्यान रखिएगा। भारतवर्ष आकार में विश्व का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इन 6 देशों के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया में पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो वह है रसिया। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा प्रश्न है वह है भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको भारत के उस राज्य के बारे में बताना है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन ए है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है झारखंड। जल्दी से बताइए भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। भारत का झारखंड राज्य जो है उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप जानते हैं कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश जो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से, लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसमें भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कुल कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो भारत के कुल जो है 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, और इन 8 राज्यों से होकर के कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन राज्य इसमें शामिल है, कौन नहीं शामिल है। तो देखिए जो 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, 8 राज्य देखिए। पश्चिम से देखते हैं, गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इस प्रकार भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका कोड भी बना लिया जाता है याद करने के लिए। लोग मित्र पर गमछा झार, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि कर्क रेखा से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब देखिए मी से है मिजोरम, इससे मिजोरम हो जाएगा। मैं इसको आपको बता देता हूं ताकि आप इसे याद कर पाएँ। मी से मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, त्रै से त्रिपुरा हो जाएगा और पै से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। रै से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और ग से गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और मैं से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ठीक है, तो 4 इधर, इस प्रकार से 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसे याद कर लीजिएगा, हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आने वाला कोई भी प्रश्न गलत न करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। आपको बताना है कि भारत की इन नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन ए है माही, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है नर्मदा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए और बताइए इनमें से कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी आप जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और राजस्थान गुजरात से प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो यह जो है कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा
कहाँ से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश से, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ से, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश से। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मानक समय की यामें उत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की यामें उत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। आप जानते हैं कि जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा से पूछा गया है परीक्षा में कि भारतीय मानक समय की जो रेखा है वो कहाँ से ली जाती है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया जाता है। ठीक है ना। और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछ लिया जाता है कि भारतीय मानक समय GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? GMT से कितना आगे है? यह प्रश्न सीधे परीक्षा में पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय जो है वह ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इस बात को याद रखिएगा। लगातार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए हमने बात बताया आपको कि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। अब ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह किधर से गुजरती है, यही आपको बताना है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से। देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये कौन कौन से राज्य हैं आपको यह बताना है, तो वो 5 राज्य हैं, आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा और 5वां है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार कुल 5 राज्यों से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब देखिए इसमें आंध्र प्रदेश सही है, छत्तीसगढ़ सही है, उत्तर प्रदेश सही है, महाराष्ट्र नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश है और उड़ीसा है उसकी जगह पे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो भारतीय मानक समय कहाँ से लिया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। भारतीय मानक समय GMT से कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है, इसे ध्यान रखेंगे। और भारतीय मानक समय की जो पूर्वी देशांतर रेखा है यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और आता है कि भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है, तो उसमें ऑप्शन रहता है प्रयागराज नैनी के समीप होकर यह गुजरती है रेखा। तो यहाँ से भारतीय मानक समय लिया जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 5वां प्रश्न है वह है भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए है कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है रामेश्वरम पर, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट पर और ऑप्शन डी है पॉइंट कैलीमरी पर। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, आपको यह बताना है, जल्दी से बताइए। अब देखिए भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु जो है वह है इंदिरा पॉइंट पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट पर स्थित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ग्रेट निकोबार या कभी कभी इसे बड़ा निकोबार लिख दिया जाता है, बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, इसे याद रखिएगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु, दक्षिणी तो आपने देख लिया इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी बिंदु कौन है? उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। ध्यान रखिएगा कौन सा है? इंदिरा कोल। यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इंदिरा कोल कहाँ स्थित है? तो यह सियाचिन में स्थित है। और सियाचिन कहाँ स्थित है? सियाचिन लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो उत्तरी बिंदु हो गया, सियाचिन क्षेत्र में स्थित इंदिरा कोल हो गया। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु के बारे में आपको बताना है। तो पूर्वी बिंदु है किबिथू
क्या है, किबिथु पूर्वी बिंदु है सबसे। और किबिथु कहाँ स्थित है, यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु स्थित है, इसे याद रखिएगा, यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा गया है कई बार कि भारत भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो वह है गुहार मोती। गुहार मोती, गुहार मोती कहाँ स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुहार मोती गुजरात में स्थित है। अब देखिए, आपने जो भारत है उसके चारों दिशाओं के जो अंतिम बिंदु हैं उसको जान लिया है। ठीक है ना। जैसे भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट पर। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, यह सियाचिन लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। किबिथु कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी याद कर लीजिएगा। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, और यह गुजरात में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। हर बार यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और यह बेसिक जानकारी है, इसे आपको याद भी रखना चाहिए। यहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का वह स्थान जहाँ पर, भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं, वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान है भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर यानी तीनों ये वहाँ पे मिल जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है और यह प्रायद्वीपीय भारत के अंतिम छोर पर स्थित है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है कई बार, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। आपको बताना है इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो बताइए इनमें से किसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मणिपुर। मणिपुर राज्य की जो सीमा है वह बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब देखिए सीमावर्ती देशों के जो नाम हैं, कौन कौन से राज्य जो है कौन कौन से देश जो है किन राज्यों को टच करते हैं, वह प्रश्न पूछा जाता है। राज्य की सीमा, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। अब देखिए बांग्लादेश की सीमा किससे किससे मिलती है, किस किस राज्य से, तो बांग्लादेश की सीमा मिलती है असम से, पश्चिम बंगाल से मिलती है, पश्चिम बंगाल से, साथ ही मिजोरम से मिलती है बांग्लादेश की सीमा, इसे भी ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा से मिलती है बांग्लादेश की सीमा, इसे भी याद रखिएगा। और मेघालय से मिलती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय, इन राज्यों से बांग्लादेश की सीमा मिलती है। लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले, अब देखिए इसको आप ऐसे कोड भी बना सकते हैं, जैसे अब मित्र मेघा। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। ऐसे असम हो जाएगा, ब से बंगाल हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा और मेघालय से ये मेघालय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप करके तैयार कर सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चीन से किस किस राज्य की सीमा टच करती है, तो बहुत आसानी से JHUSI झूसी लिख दीजिए। झूसी, अरुणा, ये चीन से सीमावर्ती राज्य हैं। तो देखिए जे से हो गया जम्मू कश्मीर, J&K कर देते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया। H से हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है वह भी किससे मिलती है, चीन से मिलती है, इसे याद रखिएगा। U से क्या हो गया, U से हो गया उत्तराखंड, उत्तराखंड की भी सीमा इससे मिलती है। ठीक है, और SI से क्या हो गया, सिक्किम हो गया, SI से सिक्किम हो गया, यह भी जो है चीन से सीमावर्ती है। और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ से एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, यह प्रश्न आपका तैयार हो गया। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा। कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है कि जो भूटान के सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो भूटान के सीमावर्ती जो राज्य हैं वह हैं, एक तो सिक्किम है, सिक्किम भूटान का सीमावर्ती राज्य है, इसे याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश भी भूटान से अपनी सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, इसे भी याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। इसके साथ साथ असम और पश्चिम बंगाल, असम व पश्चिम बंगाल की सीमाएं भी भूटान से लगी हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक प्रश्न आता है म्यांमार की सीमा से। ठीक है, कौन कौन से भारत के राज्य जो है म्यांमार की सीमा से टच करते हैं, तो एक तो है मिजोरम
म्यांमार की सीमा से टच करता है। मिजोरम के बाद नागालैंड भी म्यांमार की सीमा से टच करता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद मणिपुर है, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये म्यांमार की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं, इसे ध्यान रखिएगा, लगातार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेपाल के सीमावर्ती राज्यों के बारे में आप जानते होंगे। नेपाल के सीमावर्ती कौन से राज्य हैं? तो ऐसे लिख लीजिए, सिबुबु लिख दीजिए, CBUBU, ठीक है। सी से क्या हो जाएगा? SIC से हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। सिक्किम नेपाल का सीमावर्ती राज्य है, इससे टच करता है। एक बी से हो जाएगा बिहार, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं नेपाल से मिलती हैं, ठीक है। और दूसरे बी से हो जाएगा बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और यू से हो जाएगा उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो इस तरह से नेपाल से जो सीमावर्ती राज्य हैं, सिक्किम है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और एक और देश बचता है कि पाकिस्तान के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं भारत के, जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान के सीमावर्ती जो राज्य हैं उनको ऐसे लिख लीजिए, पंगुराज, पंगुराज, पंगुराज। पंग से पंजाब हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। गु से गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और रा से राजस्थान हो जाएगा, रा से राजस्थान। और जय से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। अब बताइए, यहाँ से कहीं से भी प्रश्न आएगा तो आप गलत करेंगे। एक ही प्रश्न में आपने सभी प्रश्नों को पढ़ लिया। अब कोई भी सीमावर्ती राज्य, किसी भी देश की सीमा भारत के किस राज्य से जुड़ती है, आपने सबके बारे में देख लिया। यहाँ से कभी भी प्रश्न आएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, हमेशा के लिए यह आपका हो गया, ठीक है, हमेशा काम आएगा, हर परीक्षा में काम आएगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? आपको बताना है भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब देखिए, इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जिसके 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 देश होंगे जिनकी सीमाएं इसे लगी होंगी, तो नहीं, बांग्लादेश की जो सीमा है वह इसे 3 तरफ से घेरे हुए है। कौन सी? बांग्लादेश। बांग्लादेश इसे उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए है। इस तरह से त्रिपुरा जो है, इसकी जो सीमाएं हैं वो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है, इसे याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 8वां प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली है जो भारत में एकदम नई है। और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। चट्टानों के बारे में आपको बताना है कौन सबसे नई चट्टान प्रणाली है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विंध्यन, ऑप्शन बी है कुडप्पा, ऑप्शन सी है धारवाड़ और ऑप्शन डी है गोंडवाना। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए, इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गोंडवाना। गोंडवाना की जो चट्टान प्रणाली है वह भारत में एकदम नवीनतम है। अब मैं आपको प्राचीन से नवीनतम चट्टान प्रणालियों के बारे में बता देता हूं, ऐसे ही आप याद कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन जो चट्टान प्रणाली है उसे आर्कियन कहते हैं। आर्कियन चट्टान प्रणाली जो है यह सबसे प्राचीन है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आर्कियन के बाद जो चट्टान प्रणाली आती है वह धारवाड़ आती है, और आप जानते हैं कि धारवाड़ खनिजों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, धारवाड़ आती है। फिर इसके बाद कुडप्पा की चट्टानें आती हैं, कुडप्पा की चट्टानें तीसरे नंबर पे आती हैं। सबसे प्राचीन से नवीन की तरफ चल रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुडप्पा के बाद जो चट्टानें आती हैं वह हैं विंध्यन, विंध्यन चट्टानें आती हैं, कुडप्पा के बाद आती हैं। और विंध्यन के बाद आती हैं गोंडवाना की चट्टानें, इसके बाद गोंडवाना की चट्टानें। और उससे भी नई जो चट्टानें हैं वह है दक्कन की चट्टानें, ठीक है। दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं वह गोंडवाना से भी नवीन है, मतलब गोंडवाना दक्कन ट्रैप से पुराना है। तो सबसे प्राचीन चट्टान प्रणाली अगर आपसे प्रश्न में पूछेगा तो आप आर्कियन लगाएंगे, आर्कियन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो धारवाड़ लगाएंगे, और वह भी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कुडप्पा लगाएंगे, फिर विंध्यन, गोंडवाना और दक्कन। तो सबसे नवीनतम हो गया गोंडवाना, चूंकि ऑप्शन में यहीं तक दिया है गोंडवाना तक। अगर दक्कन देता तो दक्कन सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली हो जाएगी। तो सबसे प्राचीनतम आर्कियन और सबसे नवीनतम दक्कन चट्टान प्रणाली है। और ये सारी प्रणाली को याद कर लीजिएगा,
यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा नवा प्रश्न है, आपको निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। आपको बताना है कि कथन सही है कि गलत है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं वह सतत वाहिनी है, और कारण है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। इसलिए कथन ए गलत है, आर सही है, या ए आर दोनों सही है। आर ए की सही पुष्टि करता है, या ए आर दोनों सही है और पुष्टि नहीं करता है। तो इस हिसाब से अपने आंसर हमको सिलेक्ट करके बताइए कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। अब देखिए, पहले कथन को देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं वह सतत वाहिनी है, मतलब वर्ष भर ये बहती रहती हैं। बिल्कुल सही है, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती हैं। और उसका कारण क्या है कि जो हिमालयी नदियां हैं उनका उद्गम स्रोत कहाँ होता है? हिमानियों में होता है, ठीक है। तो हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित होता है, इसलिए यह नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं, मतलब उसमें पानी खत्म नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जो हिमनद हैं वो धीरे धीरे गलते रहते हैं और उनसे पानी लगातार नदियों में आता रहता है। तो कथन कारण दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है और आर ए की पुष्टि करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है वह है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है। आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए है सिंधु और सतलज के बीच, ऑप्शन बी है काली और तीस्ता के बीच, ऑप्शन सी है सतलज और काली के बीच, और ऑप्शन डी है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। और यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित नदियों के बीच स्थित है, सतलज और काली। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक भूगर्भ शास्त्री थे, उनका नाम था सिडनी बुरार्ड। क्या नाम था? सिडनी बुरार्ड इनका नाम था, और यह एक भूगर्भ शास्त्री थे, ठीक है, सिडनी बुरार्ड, याद रखिएगा। और इन्होंने हिमालय का जो वर्गीकरण किया, इन्होंने हिमालय का वर्गीकरण किया, हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया। नदी घाटियों के आधार पर, घाटियों के आधार पर। तो सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के आधार पर किया, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इन्होंने हिमालय की जो पश्चिमी सीमा थी वह सिंधु नदी को माना और पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी को माना, ठीक है ना। तो इनके आधार पर जो पश्चिमी सीमा थी, पश्चिमी सीमा किसकी पश्चिमी सीमा? हिमालय की पश्चिमी सीमा, इन्होंने सिंधु नदी को माना, सिंधु नदी। और जो पूर्वी सीमा थी, पूर्वी सीमा, वह किसको माना? वह ब्रह्मपुत्र नदी को माना। और इस प्रकार इन्होंने हिमालय का डिवीज़न किया। अब देखिए, सबसे पहले इन्हें सिंधु से सतलज नदी तक के विस्तृत क्षेत्र को इन्होंने कश्मीर या पंजाब हिमालय का नाम दिया। कहाँ से? सिंधु से लेकर सतलज नदी, यानी ये जो ऑप्शन में दिया है सिंधु और सतलज के बीच में इन्होंने बताया कि यह पंजाब या कश्मीर या पंजाब हिमालय है। कश्मीर या पंजाब हिमालय इन्होंने कहा इसे, ठीक है। और ये जो है सिंधु से सतलज नदी तक विस्तृत है। इसमें जो हिमालय की जो प्रमुख श्रेणियां हैं, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें हिमालय की जास्कर श्रेणी स्थित है, जास्कर है। लद्दाख श्रेणी इसी में है, ठीक है, जास्कर, लद्दाख। काराकोरम श्रेणी इसी में स्थित है। जो ऊंची चोटियां हैं हिमालय की वो इसी में स्थित हैं सब। पीर पंजाल श्रेणी भी इसी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी इसमें है। और धौलाधर श्रेणी, कौन सी है? धौलाधर। ये श्रेणियाँ किस में स्थित है? कश्मीर या पंजाब हिमालय में स्थित है। अक्सर परीक्षाओं में यह पूछा गया है, ठीक है। अब दूसरा जो इन्होंने डिवीज़न किया कुमायूं हिमालय का, सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय का हिस्सा है उसे उन्होंने कुमायूं हिमालय नाम दिया। और कुमायूं हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनको भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वह है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, गंगोत्री, नंदा देवी, नंदा देवी की चोटी इसी में स्थित है। कामेत भी इसी में है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। कामेत के बाद त्रिशूल पर्वत श्रेणी भी इसी में है, त्रिशूल। और बाकी जो है जो नंदा देवी है यह कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, इसे भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि नंदा देवी किस हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, तो कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, इसे याद रखिएगा। तो सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय था उसे इन्होंने कश्मीर या पंजाब हिमालय का नाम दिया, सिडनी बुरार्ड महोदय ने। और सतलज और काली के बीच जो हिमालय है उसे इन्होंने नाम दिया कुमायूं हिमालय का,
ठीक है। अब आते हैं तीसरे हिमालय की तरफ। तीसरा हिमालय है काली और तीस्ता नदी के बीच में है। किसके किसके बीच में है? काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का भाग स्थित है उसे इन्होंने नेपाल हिमालय का नाम दिया। कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय कहा उन्होंने, नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय में कौन कौन से प्रमुख चोटियां स्थित हैं यह भी आपको जानना जरूरी है। नेपाल हिमालय यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ जगह कम है। नेपाल हिमालय में कौन कौन सी चोटियां स्थित हैं यह बताना है आपको। तो देखिए नेपाल हिमालय में 3 प्रमुख चोटियां हैं। एक कंचनजंगा चोटी है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, दूसरी मकालू है और तीसरी जो महत्वपूर्ण चोटी है वह है एवरेस्ट। तो इस प्रकार ये 3 प्रमुख चोटियां किस में स्थित हैं? नेपाल हिमालय में। और जो सिडनी बुराड महोदय ने हिमालय का चौथा भाग तय किया नदी घाटियों के आधार पे, वह तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक हिमालय इन्होंने बताया। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में हिमालय का जो भाग था उसे इन्होंने असम हिमालय नाम दिया। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। अब असम हिमालय में हिमालय की कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं? तो एक प्रमुख चोटी है असम हिमालय में और वह है नामचा बरवा। कौन सी चोटी है? वह है नामचा बरवा, इसे याद रखिएगा, नामचा बरवा। ठीक है, ये चोटी असम हिमालय में स्थित है। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच के जो हिमालय का हिस्सा है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक प्रश्न हर परीक्षा में पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। देखिए सिंधु और सतलज के बीच कश्मीर या पंजाब हिमालय स्थित है और उसकी प्रमुख चोटियाँ मैंने बता दी हैं। काली और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय स्थित है, इसे याद रखिएगा, उसकी चोटियों के बारे में भी हमने बता दिया है। सतलज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय स्थित है, इसे याद रखेंगे। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय स्थित है और उसकी सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। यह नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण किया था वह किसने किया था? वह किया था सिडनी बुराड महोदय ने। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए आज का हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य जो पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो बताइए कौन सा इसमें से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। ये जो पटकाई पहाड़ियाँ हैं ना, यह भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। कहाँ? भारत म्यांमार सीमा पर। ठीक है, कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत म्यांमार सीमा पर स्थित पहाड़ियों का नाम क्या है, तो वह पटकाई पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, भारत म्यांमार सीमा पर स्थित हैं। और कितने राज्यों में ये फैली हुई हैं, कौन कौन से राज्य इससे जुड़े हुए हैं? तो देखिए पटकाई पहाड़ियाँ जो हैं वह असम में है, मणिपुर में है, साथ ही मेघालय में भी हैं पटकाई पहाड़ियाँ। ठीक है, मेघालय में, मिजोरम में है, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। इस प्रकार देखिए असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में पटकाई पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा में यह पहाड़ियाँ नहीं फैली हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये 5 राज्यों के नाम लोग नोट कर लीजिएगा कि इन राज्यों में पटकाई पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? आपको बताना है कि भारत में इन श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी एकदम नवीनतम श्रेणी है, नई श्रेणी है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी है हिमालय श्रेणी और ऑप्शन डी है पूर्वी घाट श्रेणी। तो बताइए कि भारत में नवीनतम श्रेणी कौन सी है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय श्रेणी। भारत में हिमालय श्रेणी जो है नवीनतम श्रेणी है। आप जानते हैं कि जो हिमालय है वह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी भी आप जानते हैं कि टेथिस सागर में जो है गाद जमने से हिमालय का निर्माण हुआ है और हिमालय जो है अभी हिमालय का निर्माण हो ही रहा है। हिमालय को युवा पर्वतों की श्रेणी में रखा जाता है, तो यह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि भारत की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो वह है अरावली। अरावली क्या है? यह प्राचीनतम श्रेणी है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्राचीनतम श्रेणी है अरावली। ठीक है, और इसे रेजिडुअल पर्वत के नाम से भी जानते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और हिमालय श्रेणी नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। आप जानते हैं कि महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। महान हिमालय को
क्या कहा जाता है, हिमाद्री श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वह है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। आपको बताना है नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा स्थित है। ऑप्शन ए है विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी है सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी है राजमहल पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है अरावली पहाड़ियाँ। तो बताइए नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य इनमें से कौन सी श्रेणी स्थित है, कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में देखेंगे आप, इसके उत्तर में नर्मदा होगी, नर्मदा सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में होगी और जो है दक्षिण में, दक्षिणी भाग पे इसके ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, ताप्ती बहती है और ये बीच में ये जो श्रेणी है ये सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा के दक्षिण में है और ताप्ती के उत्तर में है। या अगर आपसे यह पूछ लिया जाए सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी है, तो नर्मदा है और दक्षिण में ताप्ती है। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 14वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन ए है अनाईमुडी, ऑप्शन बी है दोद्दा बेट्टा, ऑप्शन सी है गुरु शिखर और ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है ऑप्शन ए अनाईमुडी। अनाईमुडी को अनाईमुडी, अनामुडी आदि के नाम से जानते हैं। यह दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब आपके मन में होगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, सर्वोच्च चोटी है, तो इसकी जो ऊंचाई है प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है 2695 मीटर है। इसे याद रखिएगा, अनाईमुडी चोटी की जो ऊंचाई है यह 2695 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, और यह चोटी स्थित किस राज्य में है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। अनाईमुडी चोटी कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और केरल राज्य का एक जिला है जिसे इडुक्की कहते हैं। इडुक्की का नाम आपने सुना होगा, इडुक्की जिले में स्थित है अनाईमुडी चोटी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब अनाईमुडी चोटी जो है यह पश्चिमी घाट का भाग है, इसे भी ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट का भाग है, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 15वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। बहुत फेवरेट प्रश्न है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। ऑप्शन ए है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है पालनी पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है इलायची पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो बताइए इनमें से कौन सा एक है जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। जल्दी से आप कमेंट करके हमें बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है और यह भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, मिलन स्थल पर स्थित है। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पे के मिलन स्थल पे कौन स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसकी सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेट्टा। दोद्दा बेट्टा, ठीक है, दोद्दा बेट्टा इसे कहते हैं। दोद्दा बेटा भी आप याद कर सकते हैं। दोद्दा बेट्टा इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वह 2637 मीटर है। ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। अभी हमने कहा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो देखिए दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वह अनाईमुडी चोटी है। ठीक है, और अनाईमुडी चोटी की जो ऊंचाई है वह 2695 मीटर है, जबकि नीलगिरी पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है दोद्दा बेट्टा वो 2637 मीटर है। तो बस थोड़ा सा अंतर है 50-55 मीटर का। तो याद रखिएगा, गलत न करिएगा। अनाईमुडी सर्वोच्च चोटी है दक्षिण भारत की और उससे जस्ट नीचे दोद्दा बेट्टा का स्थान आता है 2637 मीटर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर जो स्थित पहाड़ी है उसे नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 16वां प्रश्न है बहुत आसान सा प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी।
माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, आपको यह बताना है। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला, ऑप्शन 1 है जुको ताबेई, ऑप्शन बी है कैरोलिन मिकेल्सन, ऑप्शन सी है वैलेंटीना तेरेस्कोवा और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, गेस करिए। इसका सही आंसर जानते हैं क्या है, ऑप्शन ए जुको ताबेई माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है ना, ये बात क्लियर है। अब देखिए अगर आपसे यह पूछ ले कि प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में शिखर सफल हुई, प्रथम भारतीय नारी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई कौन थी बताइए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जुको ताबेई कहाँ की हैं, ये जापान की पर्वतारोही हैं। इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट को फतह की थी। ठीक है ना। अब आपको बताना है कि प्रथम भारतीय नारी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। बछेंद्री, देखिए उनका नाम क्या था, बछेंद्री पाल। ठीक है। देखिए जुको ताबेई ने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। कब फतह किया था, 16 मई 1975 को जुको ताबेई ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, पहली महिला बनी थी। और प्रथम भारतीय नारी बछेंद्री पाल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। और इन्होंने कब माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही का नाम क्या है, तो उनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव यह भारत की हैं और इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की तरफ से दूसरी महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया, तो पहली तो थी बछेंद्री पाल और दूसरी महिला है संतोष यादव जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। और साथ ही एक नहीं 2 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आए तो गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। आपको यह बताना है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन ए है K2 गाडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है नंदा देवी और ऑप्शन डी है एवरेस्ट। तो बताइए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो वह है ऑप्शन ए K2 गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। ठीक है ना, और यह कराकोरम श्रेणी पर स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, यह ऊंचा है, इसे याद रखिएगा। और यह भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, लेकिन वर्तमान में यह पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है, इसीलिए यह भी ध्यान रखिएगा। अगर भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी की बात करें कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह है कंचनजंगा। यह भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और यह सिक्किम राज्य और नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वह 8598 मीटर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कितनी है, 8598 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं कि वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया था। अब भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी की बात करते हैं। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह है नंदा देवी और इसकी ऊंचाई है 7816 मीटर, नंदा देवी की ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा 1988 में यूनेस्को ने इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में भी संरक्षित किया था। इसके बगल में एक नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो पूरा क्षेत्र है नंदा देवी का, यह पूरा एरिया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जा चुका है और इसे यूनेस्को द्वारा 1988 में प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए माउंट एवरेस्ट, नेपाल और चीन में जो माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई है, यह सर्वोच्च पर्वत है और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ठीक है, 0.86 भी इसमें जोड़ दिया गया है, तो यह जो है 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, याद रखिएगा। और यह सर्वोच्च पर्वत शिखर है एवरेस्ट। ठीक है, नेपाल में स्थित है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसमें भारत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी हुई कौन सी है, K2 गाडविन ऑस्टिन है। अगला देख लेते हैं।
आज का जो हमारा 18वां प्रश्न है वह है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है और कंफ्यूज बहुत करता है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है सिक्किम में, ऑप्शन सी है जम्मू एवं कश्मीर में और ऑप्शन डी है उत्तराखंड में। तो बताइए नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिला है और उत्तरकाशी जिला में एक पार्क है जिसे गंगोत्री नेशनल पार्क कहते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और गंगोत्री नेशनल पार्क में ही नेलांग घाटी है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क में ही क्या है, नेलांग घाटी है। तो इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 19वां प्रश्न है, देखिए दर्रों से तो एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है, आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो सूची एक पहाड़ी दर्रा है, सूची 2 राज्य है, तो कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित है, इसका मिलान आपको करना है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताइए बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बनिहाल है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित। नाथुला कहाँ है, आप जानते हैं नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। नीति दर्रा किस राज्य में है, तो नीति दर्रा है उत्तराखंड राज्य में स्थित और सिपकीला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यानी डी का 1। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनिहाल जम्मू कश्मीर यानी ए का 2 हो गया, नाथुला सिक्किम 2 का 3 हो गया, बी का 3 हो गया और नीति जो है का 4, सी का 4 मतलब ये हो जाएगा, सी का 4 हो गया। नीति दर्रा उत्तराखंड में है और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, डी का 1 यानी बी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। ये प्रश्न याद नोट कर लीजिएगा कहीं या इसे 1-2 बार दोहरा लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि दिफू दर्रा किस राज्य में है, कौन सा दर्रा, दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में यह प्रश्न पूछा गया है। दिफू दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। एक दर्रा और है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा किस राज्य में है, तो तुजू दर्रा है यह मणिपुर में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। मणिपुर राज्य में तुजू दर्रा स्थित है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 20वां प्रश्न है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा विशालतम हिमनद है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर जो है इन प्रश्नों में बड़ा विवाद होता है, लेकिन आपको मोटा मोटा जानना है क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाएँ। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सबसे विशालतम हिमनद कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ससाइनी, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है जेमू और ऑप्शन डी है सियाचिन। तो बताइए इसमें से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो देखिए इनमें से जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है सियाचिन हिमनद। ठीक है, सियाचिन हिमनद और काराकोरम हिमालय में स्थित है। इसकी जो टोटल लंबाई है सियाचिन हिमनद की, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 76.64 किलोमीटर है। ठीक है, लगभग 77 किलोमीटर, 76 या 77 जो भी ऑप्शन में रहे, तो यह उसकी लंबाई है सियाचिन हिमनद की और यह सबसे बड़ा हिमनद है, विशालतम हिमनद है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। जहाँ तक ससाइनी हिमनद, गंगोत्री हिमनद और जेमू हिमनद की बात है, तो देखिए गंगोत्री हिमनद स्थित है कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में। और गंगोत्री हिमनद की जो टोटल लंबाई है वह 26 किलोमीटर की है। ठीक है, याद रखिएगा। और जेमू हिमनद कहाँ स्थित है, जेमू हिमनद है सिक्किम में, सिक्किम और नेपाल में स्थित है, सिक्किम व नेपाल में स्थित है और इसकी जो लंबाई है जेमू हिमनद की वह है 25 किलोमीटर की है। ठीक है, ससाइनी हिमनद जिसको लेकर अक्सर जो है विवाद की स्थिति होती है, ससाइनी हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, किसमें, काराकोरम में। और काराकोरम श्रेणी में स्थित है इस हिमनद की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है 17.85 किलोमीटर। ठीक है, तो यह सबसे छोटा हो गया एक तरह से। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, उसके बाद इसमें गंगोत्री है, फिर जेमू है, फिर ससाइनी है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 21वां प्रश्न है वह है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अरावली श्रेणी और विंध्य पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सा पठार स्थित है, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है मालवा का पठार, ऑप्शन बी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है दक्कन का पठार और ऑप्शन डी है प्रायद्वीप का पठार। तो बताइए अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए। अब देखिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए मालवा का पठार। मालवा का जो पठार है वह अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसकी जो उत्तरी सीमा है
अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जो पठार है वो कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। आप इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, अक्सर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 22वां प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और सिली मिस्टेक हो जाता है, अक्सर कंफ्यूजन में आप गलत कर जाते हैं यहाँ से पूछे गए प्रश्नों को। बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको जानना चाहिए कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का जो विस्तार है वह कहाँ तक है। ऑप्शन ए है तट से 3 समुद्री मील तक, ऑप्शन बी है तट से 6 समुद्री मील तक, ऑप्शन सी है तट से 12 समुद्री मील तक और ऑप्शन डी है तट से 24 समुद्री मील तक। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए कि भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है। जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए, भारत की जो समुद्री सीमा है उसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है वह तट से 12 समुद्री मील तक है। सी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। अब आप प्रादेशिक जल क्षेत्र के उन 3 भागों की बात कर लेते हैं। देखिए, पहला भाग है प्रादेशिक, देखिए यहाँ लिख देते हैं। पहला भाग क्या है? प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से बता रहा हूँ। इसे क्षेत्रीय सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रीय सागर भी इसे कहा जाता है, या इसे टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। टेरिटोरियल सी के नाम से जाना जाता है इसे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यह जो है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की दूरी इसमें शामिल की जाती है। आधार रेखा मतलब जहाँ ज़मीन पे जहाँ से समुद्र की शुरुआत होती है वो आधार रेखा होती है। तो आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और 12 एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। 12 समुद्री मील, आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र जो है इसे प्रादेशिक समुद्री सीमा या क्षेत्रीय सागर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा जो है वह है अविच्छिन्न मंडल। क्या है? अविच्छिन्न मंडल, यह दूसरा हिस्सा है। अविच्छिन्न मंडल या इसे कहते हैं संलग्न क्षेत्र। क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं, या इसे कहते हैं कॉन्टिजस जोन। क्या कहा जाता है? कॉन्टिजस जोन के नाम से इसे जानते हैं। ठीक है ना। यह जो है इसका जो पूरा क्षेत्रफल होता है वह आधार रेखा से 24 समुद्री मील, कहाँ तक? आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है समुद्र के अंदर, 24 समुद्री मील, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसे अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजस जोन के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और इस क्षेत्र में, इस अविच्छिन्न मंडल में भारत को कौन कौन से अधिकार हैं? साफ सफाई के अधिकार हैं भारत को। इसमें साफ सफाई कर सकता है वह समुद्र की, और इसमें वह जो है सीमा शुल्क की वसूली भी कर सकता है। सीमा शुल्क की वसूली, अगर किसी देश का कोई जहाज आता जाता है तो उसे सीमा शुल्क की वसूली भी कर सकता है। और अन्य वित्तीय अधिकार इस क्षेत्र में भारत को प्राप्त हैं। ठीक है, अन्य वित्तीय अधिकार भारत को प्राप्त हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसे देख लेते हैं। अब देखिए, इसमें तीसरा क्षेत्र जो है उसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कहाँ से होता है? तो यह जो है आधार रेखा से 200 समुद्री मील दूर, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक, 200 समुद्री मील, यह जो क्षेत्र होता है यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट है। किसकी छूट है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट है इस क्षेत्र में भारत को। साथ ही भारत यहाँ नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। क्या कर सकता है? नए द्वीपों का निर्माण भारत समुद्र में यहाँ कर सकता है 200 समुद्री मील तक की दूरी में। साथ ही मान लीजिए यहाँ कोई प्राकृतिक संसाधन है, जैसे गैस है, तेल है, तो इन प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन भी कर सकता है, दोहन भी कर सकता है। ठीक है,
भारत यहाँ तक स्वतंत्र है 200 समुद्री मील तक, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी भारत कर सकता है। और इसके बाद इन 200 समुद्री मील के बाद का जो सागर का समुद्र का इलाका है उसे उच्च सागर कहा जाता है, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार दे दिया है। 200 समुद्री मील के अंदर आप कुछ भी करिए, लेकिन उसके बाद का जो समुद्र का इलाका है उस पर पूरी दुनिया के देशों का जो भी उससे जुड़ा हुआ है उसका बराबर का अधिकार है, ठीक है। तो इन 3 क्षेत्रों से हमेशा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको तीनों क्षेत्रों के बारे में बता दिया। पहला क्षेत्र है प्रादेशिक समुद्री सीमा, या इसे क्षेत्रीय सागर या टेरिटोरियल सी कहते हैं। यह आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक होता है। दूसरा है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, या इसे कॉन्टिगस जोन कहते हैं। यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक होता है। और तीसरा है जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक फैला होता है। इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भारत कर सकता है। इसके बाद का जो समुद्र का इलाका है उसे क्या कहते हैं, उसे उच्च सागर कहते हैं। उस पर दुनिया के देशों को बराबर का अधिकार दिया गया है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ से ज़मीन की शुरुआत होती है और यहाँ से जो 12 किलोमीटर तक का एरिया है, यह जो है ये मान लीजिए इधर समुद्र है, इधर समुद्र का इलाका है, ठीक है ना, समुद्र का इलाका है। यहाँ से चूँकि ये आधार रेखा तो यही हो गई, ये है क्या, आधार रेखा, आधार रेखा है, और यहाँ से समुद्र का इलाका है। तो 12 समुद्री मील तक यहाँ तक क्या है, यहाँ प्रादेशिक सागर है, प्रादेशिक सागर है, ठीक है। इसको 12 समुद्री मील कर लीजिए। अब उसके बाद आते हैं यहाँ तक 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील यहाँ तक आते हैं। 24 समुद्री मील, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, संलग्न क्षेत्र। और उसके बाद समुद्र में जब हम और आगे जाएंगे और 200 किलोमीटर तक जाएंगे, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है समुद्र का जो इलाका बटा हुआ है वो इसी तरह से है, तो इसे याद रख लीजिएगा। यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 23वां प्रश्न है वह भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य का जो समुद्र तट है वह सबसे लंबा है। बहुत आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताइए कि भारत के किस राज्य का जो समुद्र तट है वह सबसे लंबा है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात का जो समुद्र तट है वह सबसे लंबा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि जो गुजरात का समुद्र तट है उसकी लंबाई टोटल कितनी है। तो गुजरात के समुद्र तट की जो लंबाई है वह है 1214 किलोमीटर, 1214.7, ठीक है। तो 1214 किलोमीटर है, ये गुजरात के समुद्र तट की लंबाई है। महाराष्ट्र की है 652 किलोमीटर की है, ये 652 किलोमीटर महाराष्ट्र की है। आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश की अगर देखें तो 973 किलोमीटर की है लंबाई, ठीक है, समुद्र तट की, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए, यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि भारत की जो समुद्री तट है वह कुल कितना है, ठीक है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, भारत की तट रेखा की लंबाई, तट रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वह है 7516.6 किलोमीटर है। इस बात को ध्यान रखेंगे, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए कभी कभी एक प्रश्न पूछ लेता है कि भारत में कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, भारत में कुल कितने राज्य, कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, यानी समुद्र के किनारे स्थित हैं, तट रेखा से लगे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप गिनना शुरू कर देते हैं। तो आपको बता देते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो भारत में कुल 9 राज्य हैं। कितने, 9 राज्य हैं जो तट रेखा से लगे हैं। इसे याद रखिएगा, लगातार यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है ना। तो तट रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है गुजरात। भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर, और इसमें जो है 9 राज्य शामिल हैं। 9 राज्यों के साथ साथ 4 केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं, ठीक है, 4 केंद्र शासित प्रदेश ये भी तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और
कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत के जो समुद्र की तट रेखा से लगे हुए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आज का जो हमारा 24वां प्रश्न है वह है कि तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है किस नाम से? तमिलनाडु के समुद्र तट को जानते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है मालाबार तट और ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, कंफ्यूजन में लोग गलत करते हैं। जल्दी से बताइए कि जो तमिलनाडु के क्षेत्र का समुद्र तट है उसे किस नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका सही आंसर है तमिलनाडु का जो समुद्र तट है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है। कोरोमंडल जो तट है वो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है और इसमें तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग आता है। कौन कौन आता है? एक तो तमिलनाडु आता है और प्लस आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें शामिल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। कोरोमंडल तट जो है यह कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित है, इस बात को भी याद रखिएगा। किन नदियों के बीच? कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित तट को किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच स्थित तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो समुद्री तट है उसके बारे में बता देते हैं, यहाँ से हर बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है उत्तरी सरकार तट की बात कर लेते हैं। जो उत्तरी सरकार तट है यह जो है महानदी और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है। महानदी व कृष्णा नदियों के बीच में स्थित तट को, कृष्णा नदियों के बीच स्थित तट को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और उत्तरी सरकार तट का जो फैलाव है यह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक फैला हुआ है। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसके साथ साथ उड़ीसा में स्थित है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, तो महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यह आंध्र प्रदेश व उड़ीसा में फैला है, याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। दूसरे पे आते हैं, कोंकण तट की बात करते हैं। कोंकण तट का जो फैलाव क्षेत्र है यह गोवा से लेकर के, गुजरात से लेकर के गोवा तक। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात से लेकर के गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी लगातार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और यह इसका जो फैलाव क्षेत्र है वह 3 राज्यों में है। कौन कौन से 3 राज्य हैं? एक तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में इसका फैलाव है। दूसरा गोवा में भी इसका फैलाव है, गोवा में। और तीसरा कर्नाटक तक यह फैला हुआ है। ठीक है, कर्नाटक तक, गुजरात से तो इसकी शुरुआत ही होती है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, मालाबार तट के देख लेते हैं। मालाबार जो तट है यह मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है मालाबार तट? तो मालाबार तट मंगलौर से लेकर के, मंगलौर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। आप जानते हैं कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। तो मंगलौर से कन्याकुमारी तक का जो एरिया है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और यह जो है कितने राज्यों में फैला है? तो केरल में कुछ हिस्से में यह फैला है, फिर कर्नाटक में फैला है। तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु का इसमें कुछ क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तमिलनाडु का, पश्चिमी तमिलनाडु का जो हिस्सा है वह कुछ क्षेत्र इसमें शामिल है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अब एक तट और बचता है, एक तट बचता है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट बचता है, उसके बारे में भी जान लीजिए। कन्नड़ तट से भी प्रश्न पूछा गया है। तो गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक, गोवा से कर्नाटक के मंगलौर तक, कर्नाटक के मंगलौर तक का जो क्षेत्र है, मंगलौर तक का जो क्षेत्र है उसे कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सारे तट आपको पता चल गए, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट और कन्नड़ तट। यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं आज का जो 25वां प्रश्न हमारा है। 25वां प्रश्न है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ऑप्शन ए है अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी है अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी है भारत को श्रीलंका से और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो बताइए 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। तो देखिए इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। ए ऑप्शन सही है, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, और लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अब देखिए कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि 9 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? 9 डिग्री चैनल, तो देखिए 9 डिग्री चैनल अलग करता है किसे? मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य है यह, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल है, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है? मालदीव व मिनिकॉय
मिनिकॉय को कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? मालदीव व मिनिकॉय को कौन अलग करता है, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। ठीक है, यहाँ तीनों हिस्से से ये प्रश्न पूछे गए हैं, ये तीनों याद कर लीजिएगा, यहाँ से और प्रश्न नहीं आते हैं। एक प्रश्न और बनता है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया क्या है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? इंडोनेशिया को कौन सा चैनल अलग करता है? कौन सा चैनल अलग करता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जो चैनल अलग करता है उसका नाम है ग्रेट चैनल। कौन सा है? ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से पृथक करता है। और चैनल से अभी तक जितने प्रश्न आए हैं सबकी चर्चा हमने कर लिया है, यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। अब आते हैं आज के 26वें प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। आपको बताना है कि इनमें से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन ए है लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी है लिटिल निकोबार, ऑप्शन सी है ग्रेट निकोबार और ऑप्शन डी है बैरन द्वीप। तो बताइए इनमें से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, उसका नाम है बैरन द्वीप। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है बैरन द्वीप। और यह बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह बैरन द्वीप है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि अंडमान द्वीप समूह का, देखिए मैं पूछता हूँ, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर बताइए कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताइए कौन सा है? आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है ना, तो यह आपके लिए होमवर्क है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 27वां प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है। ऑप्शन ए है न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन है कार निकोबार, ऑप्शन सी है अंडमान और ऑप्शन डी है लक्षद्वीप। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक द्वीप प्रवाल द्वीप है। जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। देखिए, इनमें से लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, कभी कभी प्रश्न यह पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है। तो देखिए, लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, गलती से आप बंगाल की खाड़ी न मार दीजिएगा। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। और लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? इसका क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32 किलोमीटर स्क्वायर लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह है। और इस पर जो द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? लक्षद्वीप पर द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या कुल है 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप पे। ठीक है, याद रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। और लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप, जो लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अमीन दीवी। अमीन दीवी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है, सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अमीन दीवी कहते हैं। और लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी, वह कौन सा है? वह है मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय। और यही मिनिकॉय जो है शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। किसके द्वारा? 9 डिग्री चैनल के द्वारा यह पृथक होता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप जो है यह प्रवाल द्वीप है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। देखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह एंडराथ है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? वह है एंडराट, या उसे एंडराथ कहते हैं। ठीक है, एंडराथ, कभी कभी एंडराट भी लिखा रहता है, इसे भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा 28वां प्रश्न है वह है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए है माजुली, ऑप्शन बी है अंडमान, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है सालसेट। तो बताइए इनमें से कौन सा भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप क्या है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला देश है। वास्तव में जो मुंबई शहर बसी हुई है ना, वह सालसेट द्वीप में पर ही बसी हुई है। ठीक है, मुंबई शहर किस पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। तो यह भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन एक नदी द्वीप है। तो माजुली जो है एक नदी द्वीप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माजुली कौन सा द्वीप है? एक नदी द्वीप है। और माजुली जो नदी द्वीप है ये किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कौन से द्वीप? माजुली द्वीप। याद रखिएगा यह एक नदी द्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा 29वां प्रश्न है, आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किससे नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र के साथ, ऑप्शन बी है बिहार के साथ, ऑप्शन सी है उड़ीसा के साथ और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश के साथ। तो बताइए छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ नहीं मिलती है। जल्दी से अपने आंसर दीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो बिहार के साथ नहीं मिलती है, बल्कि वह महाराष्ट्र के साथ मिलती है, उड़ीसा के साथ मिलती है और आंध्र प्रदेश के साथ भी मिलती है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वह बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो बी ऑप्शन सही है, इसे याद करिएगा। और ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। आज का 30वां और आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। आपको बताना है कि निम्न राज्यों के समूहों में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, अब कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट करके बताइए कि कौन सा एक ग्रुप जो है तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। जल्दी से आंसर दीजिए। अब देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यह तेलंगाना राज्य की सीमा बनाते हैं। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तेलंगाना राज्य की सीमा में मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा है, झारखंड नहीं जुड़ा है और देखिए चौथे ऑप्शन में भी मध्य प्रदेश दिया है। तो यह तेलंगाना राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य जो है तेलंगाना की सीमा बनाते हैं। अच्छा, अगर हम आपसे यह प्रश्न करें कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। और यह भारत का 29वां राज्य था उस समय गठित होने वाला। चौथा राज्य था, 29वां राज्य था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग को अलग करके किया गया था, इस बात को भी याद रखिएगा। 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमाएँ तेलंगाना से लगती हैं, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 30 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से जाके आप इन प्रश्नों की पीडीएफ IGT डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।